नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक के तबादला नीति को कर रहे हैं। देखिए, जिससे तबादला नीति को लेकर पूरा शिक्षक समाज असहज है, उस तबादला नीति को लेकर जो सच अब धीरे धीरे छन कर बाहर आ रहा है, वो सच यही बता रहा है कि मिस्टर सिद्धार्थ ने कानून को अपने हाथ में लिया है। मिस्टर सिद्धार्थ ने सीएम के भरोसे को तोड़ा है। मिस्टर सिद्धार्थ ने सीएम के उस जिल को, मतलब जो सीएम का एक भरोसा का जो एक पैमाना है, उस पैमाने से इतर जाकर इसने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर पूरी सरकार असहज है। विधि विभाग को भी अब ये बात भान होना शुरू हो गया है कि कुछ ऐसे निर्णय शिक्षा विभाग में हुए हैं जिस निर्णय पर विधि विभाग से सहमति नहीं ली गई है। देखिए, तमाम हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि खबर चलाने को लेकर जो तरीका है, जो सवाल है, मैं बस वही करता हूँ। और जहाँ कहीं भी कोई अगर संवेदनशील अधिकारी बैठा है तो मेरे द्वारा उठाए गए उस सवाल पर वो संज्ञान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संतोष के उठाए गए सवाल का टेस्ट सुप्रीम कोर्ट तक होगा। उनको पता है कि संतोष के उठाए गए सवालों को लेकर सरकार असहज हो सकती है। उनको पता है कि संतोष के द्वारा उठाए गए सवाल में कई और तरीके की बारीकियां सामने आ सकती है, क्योंकि हम हर सवाल के पीछे जो मेरा तर्क होता है वो तर्क किसी न किसी कसौटी से कसा होता है। कोई भी खबर बनाने से पहले काफ़ी देर तक हम होमवर्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो कल से हम नियमावली और संकल्प को समझने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि आज वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त हुआ, मतलब खबर करने में वक्त लगा थोड़ा, क्योंकि जब हम चीज़ों को खुद नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम सरकार से सवाल कैसे करेंगे। जब मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा तो जो इससे प्रभावित लोग हैं वो कैसे इन बातों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसलिए मैं वक्त जो लगे, मेरी कोशिश होती है कि अध्ययन पढ़िए। तो आप गौर करिए, तमाम शिक्षा प्रेमी और जो भी शिक्षा विभाग के इस तबादले नीति को लेकर असहज हैं या तबादले नीति के साथ खड़े हैं, वो जरा गौर करिए। एक बात समझ लीजिए, के पाठक कम से कम लीगल इश्यूज पे आज तक अपने पूरे करियर में जितने भी फैसला उन्होंने लिया है, किसी फैसला को मुंह नहीं खानी पड़ी है कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये आदमी अध्ययन करके, ये आदमी पूरे देश के कानून, न्यायालय का क्या फैसला रहा है वो सब ठोक ठका के ये आदमी निर्णय लेता था। तो याद होगा कि 2 नियमावली बनी। एक नियमावली शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुआ, वो नियमावली बनी। नियमावली की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, कैबिनेट से पास हुआ, नोटिफिकेशन निकला। दूसरी नियमावली विशिष्ट शिक्षक वाली जो नियमावली है वो नियमावली बनी, और उस नियमावली पर कैसे राज्य में पंचायत और जिला परिषद या प्रमुख के द्वारा जो नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो आपको ये कहे कि जो नियुक्ति संस्थान जिनको नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था जिस एक्ट के तहत, उस सारे एक्ट में संशोधन करते हुए एक नए नियमावली उन्होंने बनवाई और उसका कैबिनेट से अप्रूवल हुआ, और उसी के तहत विशिष्ट शिक्षकों के चयन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का आयोजन किया। और जब प्रक्रिया पूरी हो गई और बात पोस्टिंग की हुई तो एस सिद्धार्थ जी ने, देखिए, इन्होंने संकल्प जारी किया है। तकनीकी सवाल को समझिए, क्योंकि हम ये अध्ययन कर रहे थे कि भाई 2023 में, देखिए ये 2023 का है पहला नियमावली, जो बीपीएससी वाली 24 में जो नियमावली है उसमें देखिए, इसमें नियमावली लिखा हुआ है। फिर विशिष्ट शिक्षकों वाले में भी नियमावली लिखा हुआ है, और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली अभी जो इन्होंने निकाला है इसमें संकल्प लिखा हुआ है। तो हमारे लिए यही समझना बड़ा मुश्किल था कि भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे थे बार बार कि कुछ न कुछ लोचा है, क्योंकि जो फैसला सिद्धार्थ ने लिया है वो फैसला कैबिनेट का अप्रूवल तो है नहीं,
तो ये जनाब निकाले क्या है भाई? पढ़ते 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 मित्र मंडली से भी सलाह लेते लेते समझ में आया कि जब ऊपर से देखना है, ये सब तो नियमावली है भाई, ये संकल्प। अब नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है, इसको समझना था। तो सारी प्रक्रिया समझने के बाद परिणाम यही सामने आया है कि सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया है, अगर बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सिद्धार्थ को जेल जाना पड़ सकता है। जरा सुनिए, बिहार कैडर के एक सीनियर आईएएस अधिकारी व्यास जी, जो बिहार में के आईएएस अधिकारियों का रीढ़ माना जाता है, आज की पीढ़ी के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उसके रीढ़ माने जाते हैं। कई नियमावली इन्होंने बनाई अपनी पूरी सर्विस पीरियड के दौरान, और आज भी एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर के रूप में इनकी पहचान है। अब ये सेवा में नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनसे बेहतर हमको कौन बता सकता है कि नियमावली और संकल्प में क्या फ़र्क है। तो ज़रा आप भी सुनिए कि नियमावली और संकल्प में क्या फ़र्क है, और जिस तरीके से सिद्धार्थ ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है, वो हाईकोर्ट के पहले सुनवाई में ही औंधे मुँह गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जरा सुनिए व्यास जी और हमारे बीच क्या संवाद हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं व्यास जी, जो सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, और बिहार के प्रशासनिक सुधार से लेकर बिहार के प्रशासनिक बहुत सारे बदलाव के लिए इन्हें जाना जाता है। सीधे इनसे हम सवाल करते हैं कि सर, नियमावली और संकल्प में क्या फर्क है, ये हम समझना चाहते थे। संतोष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी हो जाए। हमारे देश को और प्रदेश को चलाने के लिए एक सबसे बड़ा जो लॉ है उसे संविधान कहते हैं, जो मेरे हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें एक आर्टिकल 13 का, उसमें सब क्लॉज है, सब पहले क्लॉज है 3, उसमें 2 सब क्लॉजेज हैं। ये लॉ को और लॉ इन्फोर्स को डिफाइन करते हैं। लॉ के मायने इसमें बताए गए हैं। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, notification, customs or uses having in the territory of India the force of law, यानी जिसमें लॉ की शक्ति हो वो सारे इसमें शामिल है। आधा कस्टम और ट्रेडिशंस भी कई बार यूसेज भी लॉ हो जाते हैं। और लॉ इन्फोर्स शब्द आया है तो इसको बताया गया, लॉ इन्फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और ऑर्डर बाय ए लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 2 तरह से लॉ बनते हैं। जैसे रूल, उसमें शब्द आया हुआ था, तो एक तो हुआ कि साहब गवर्नर ने स्टेट में ऑर्डिनेंस जारी किया, और आप जानते हैं ऑर्डिनेंस तो बाकायदा मंत्रिपरिषद का अनुमोदन से होता है, क्योंकि एक्सिक्यूटिव हेड जो है सो गवर्नर होते हैं, किंतु उनको एड एंड एडवाइस देता है मंत्रिपरिषद, या सीधे लेजिस्लेचर पास करता है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेचर के पास है। रूल मेकिंग का जहाँ तक सवाल है, ये कुछ चीज़ें, ये ऑर्डर या बायलॉ जो बनते हैं, ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव को ये पावर डेलीगेटेड रहता है। कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो चूंकि सारा कुछ जो है सो लेजिस्लेचर नहीं बनाना चाहता है, नहीं बना सकता, तो कुछ चीज़ें वो डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को कि आप कर लो, लेकिन उसकी कॉपी मेरे यहाँ भेज देना, ठीक है। वो एग्जामिन होगा, वहाँ पर कमिटियाँ होती हैं, तो लगेगा कि इनकॉन्सिस्टेंट है तो आप बोलेंगे उसको बदलो। तो हमारे यहाँ रूल को आप कह सकते हैं कि वह लॉ होता है, और यह रूल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत एग्जीक्यूटिव को पावर होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब इस मायने में हुआ मंत्रिपरिषद, या कई मामलों में दिया जा सकता है वो शक्ति मुख्यमंत्री को या मंत्री को सीधे दी जा सकती है। स्टेट ऑफ बिहार को चलाने के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव को चलाने के लिए रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, इसको हिंदी में हम कार्यपालिका नियमावली कहते हैं, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। इस रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में बात दर्ज है कि यदि आपको कोई रूल बनाना है,
और रूल क्यों बनाया जाता है कि किसी एक्ट को चलाने के लिए रूल बनाया जाता है। रूल अलग से भी बनाया जाता है कई तरह की चीज़ों के लिए, किंतु फोर्स ऑफ लॉ उसको रहता है। तो जिस रूल में फोर्स ऑफ लॉ रहेगा, हमारे यहाँ रूल ऑफ एक्सट्रीम बिजनेस या कार्यपालिका नियमावली के तहत प्रावधान है कि वह एक पहले विभाग बनाता है, ड्राफ्ट बनाता है, वो ड्राफ्ट एक इम्पावर्ड कमिटी के सामने जाता है, उसमें फाइनेंस वाले रहेंगे, मतलब उसके चीफ रहते हैं, फाइनेंस, लॉ और जीएडी। यह उसको लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन कर लेते हैं और उसमें जो संशोधन प्रस्तावित वो करते हैं उसको वो डालते हैं। एक्चुअली वो देखते हैं कि हमारे जो प्रदेश में रूल की नीति है, ऐसा नहीं हो कि उस नीति का उल्लंघन किसी विभाग ने कर दिया हो। तो एक जनरल रूल, जनरल क्या क्या होना चाहिए किसी रूल में, ये जीएडी जो है सो गवर्नमेंट का अनुमोदन प्राप्त करके और भेजे हुए रहता है, उसी आधार पर बनाया जाता है। तो वो जो है सो संशोधन यदि प्रस्तावित करता है तो करके भेज देता है, या उसके अनुसार है तो कर देता है। फिर अलग से मंत्री परिषद में भेजा जाता है। मंत्री परिषद भेजने के पहले फाइनेंस, लॉ, इनका सहमति ली जाती है। लॉ बकायदा वेटिंग करता है, शब्द शब्द पढ़ के, कानून है ना, वेटिंग करता है, और फाइनेंस देख लेता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। और तब मंत्री परिषद से जब इसका अनुमोदन हो जाता है तो उसे विभाग नोटिफाई कर देता है, इसलिए नोटिफिकेशन शब्द भी इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए रूल मेकिंग पावर कम्स अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इट इज डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। और हमारे स्टेट में और अन्य स्टेट्स में भी यही होगा मोटे तौर पर, ये मंत्री परिषद को शक्ति प्राप्त है, विभागों को शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी के अनुसार सब होगा। जी सर, एक उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहते हैं कि कोई नियमावली बनाई गई और उस नियमावली के तहत प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो क्या विभाग को कोई संकल्प लाके उस पूरी नियमावली को बदलने की शक्ति है क्या? नहीं, नियमावली कभी भी बदली जा सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन अलग अलग होना चाहिए। जैसे फर्ज किया जाए कि कोई ट्रांजैक्शन किसी नियमावली के तहत बकायदा एडवर्टाइज करके की जा रही है, लोगों को पता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से इस नियमावली के अंतर्गत हमारे केस को डील किया जाएगा, और आप उसको बदलना चाहते हैं तो आपको बदलने में कठिनाई होगी, लॉ डिपार्टमेंट सहमत नहीं होगा। दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी नियमावली के तहत कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का आमतौर से हम इसको R&R नियमावली भी कई बार कहते हैं, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, इस तरह की नियमावली भी कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, ट्रांसफर चीज़ें भी रहती है। तो अगर उसमें जो भी चीज़ हो उसमें यदि हमें बदलाव करना होगा दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए, तो हम इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे और उस हद तक उस नियमावली को हम संशोधित कर देंगे। मान लीजिए उसमें ट्रांसफर का जिक्र नहीं हो, ठीक है, उसमें केवल R&R हो, रिक्रूटमेंट रूल्स केवल हो, है ना, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट सब हो, और जो ट्रांसफर हम ट्रांसफर को लाना चाहते हैं तो ट्रांसफर बेसिकली पॉलिसी से तय होती है, ठीक है। तो अब पॉलिसी अगर हम बना रहे हो, मान लीजिए नियमावली में वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तब तो इस प्रक्रिया का पालन करके उस हद तक उसे संशोधित करना होगा। अगर उसमें ट्रांसफर का जिक्र नहीं किया गया हो, मतलब उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, और यदि हम कोई ट्रांसफर की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो फिर रूल ऑफ एक्सट्रीम बिजनेस के तहत देखेंगे कि यह शक्ति किसको है। यदि विभाग को है तो विभाग करेगा, और यदि मुख्यमंत्री को है। मेरी जानकारी में जो ये सरकार 2005 में आई थी, फिर 2007 में फिर आई थी, नहीं उसके बाद 2005 में 2 बार शायद इलेक्शन हुए थे, तो उसने कई बार रूल ऑफ एक्सट्रीम बिजनेस में संशोधन किया, और एक संशोधन अगर खत्म नहीं हो गया हो तो उसमें यह था, मतलब जब तक मैं सेवा काल में था तब तक खत्म नहीं हुआ था, तो उसमें था कि कोई भी पॉलिसी कोई भी विभाग बनाना चाहे उसे मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक होगी, तो सहमत से पॉलिसी को बदल देंगे, ठीक है। और आप ध्यान रखिए, जो मैंने पढ़ा आर्टिकल 13 के बारे में, उसमें पॉलिसी शब्द नहीं कहा गया है, उसमें रूल की बात कही गई, बाई लॉज की बात कही गई, नोटिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है ना, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ की बात कही गई, कस्टम्स की बात कही, यूसेज की बात कही गई है। तो ये लीगल पोजीशन है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कोई नियमावली बनाई गई और उस नियमावली में अपॉइंटमेंट प्रोसेस से लेके, ट्रांसफर प्रोसेस से लेके, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेके सारी प्रक्रिया उसमें है, और उसी नोटिफिकेशन के आधार, उसी नियमावली के आधार पर, जैसे आपने कही कि
परीक्षाएं भी हुई, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी हुआ, सब कुछ हुआ। और जब प्रक्रियाएं पूरी हो गई, अब जब पोस्टिंग होने की बारी हुई, तो फिर हम एक नया संकल्प लाए, और उस संकल्प में नियमावली में जितने भी प्रावधान थे ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो सारे प्रावधान हमने बदल दिए। तो क्या ये प्रावधान बदलने के लिए क्या उन चीजों को कैबिनेट में मतलब मंत्री अपने स्तर से बदल सकते हैं, बिना जेडी में गए हुए, बिना वित्त विभाग गए हुए, बिना फिनांस विभाग, बिना लॉ डिपार्टमेंट में गए हुए, बिना कैबिनेट में गए हुए? क्या कोई प्रधान सचिव मुख्यमंत्री से मौखिक मान लीजिए सहमति लेकर ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, सामान्यतया जब लोग रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो उसमें यही मेंशन रहता है कि यह जो रिक्रूटमेंट निकल रहा है फलानी नियमावली के तहत, ये जो हो रहा है नियमावली के तहत हो रहा है, उसमें नहीं लिखते कि आपका भविष्य में ट्रांसफर इसी नियमावली के तहत किया जाएगा। यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, यदि नहीं लिखा हुआ हो तो अपने लोगों को बताया नहीं कि आपके ट्रांसफर के लिए हम क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि उस नियमावली में ट्रांसफर पॉलिसी अंकित है, ट्रांसफर के नियम अंकित हैं, प्रमोशन के नियम अंकित हैं, तो आप दूसरी नियमावली बना करके उसको सुपरसीड करेंगे। और नियमावली बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको निवेदित किया, वही प्रक्रिया सबके लिए होगी। संकल्प ला के उसको आप निरस्त नहीं कर सकते ना। अगर वह संकल्प आपने इसी प्रक्रिया का संकल्प, फिर संकल्प नाम भले ही रहेगा लेकिन वो हो जाएगा नियमावली। तो उस नियमावली में कोई भी संशोधन आप उसी प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे जिस प्रक्रिया से आपने नियमावली बनाई थी, और नियमावली बनाने की प्रक्रिया निर्धारित है। तो मतलब अगर ये माना जाए कि नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है, आपने बहुत सारी नियमावली, आपने भूमि सुधार को लेकर बहुत सारी नियमावली आपने बनाई, क्या नियमावली बिना कैबिनेट में गए हुए भी बन सकता है क्या? जी ना, प्रक्रिया तो यही है कि आप एम्पावर्ड कमेटी, इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और फिर कैबिनेट। अगर ये प्रक्रिया बदल दी गई हो मेरे रिटायरमेंट के बाद तो मैं नहीं जानता। नहीं, वो तो अभी तक बदला नहीं है जी, तो वही है। और ये रूल ऑफ बिजनेस जो है पब्लिक डोमेन में है। एक मंत्रिपरिषद ने सारे विभागों को, मंत्रिपरिषद सचिवालय ने सारे विभागों को परिचालित किया है, उसके अंतर्गत ही सबको कार्रवाई करनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी विभाग अपने मन से कुछ भी कर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। सरकार भी अपने मन से कुछ भी कर देने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको चलना पड़ेगा, गाइड होता है, और उसमें कार्यपालिका की शक्ति है, जुडिशरी की शक्ति है, लेजिस्लेचर की शक्ति है, सब इसमें दिया हुआ है। और उसी प्रकार से विभाग जो है उस कार्यपालिका नियमावली के बंदिशों के अंतर्गत ही काम करेगा। उसमें जो भी कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे बहुत सारे चेंजेस किए जाते रहे हैं, खास करके सैंक्शनिंग पावर वगैरह बहुत बढ़ाया गया था, तो उसी के तहत बढ़ाया जाता है। मंत्रिपरिषद से सहमति लेकर बनाया जाता है। ये नहीं कोई विभाग बोलेगा नहीं मुझे तो बहुत सैंक्शन करने की ताकत है, फिर जेल चले जाएंगे लोग। चलिए सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमारे साथ व्यास जी थे, जो बिहार में लंबे समय तक सीनियर पद पे IAS अधिकारी रहे। बहुत सारी चीजें इनके कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है। चलते चलते इन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर आप नियमों के इतर कुछ करते हैं तो फिर जेल जाने को तैयार नहीं है। तो आपने सुन लिया कि व्यास जी ने क्या कहा और किस तरीके से कहा। तो यही चीजें हैं कि किसी भी खबर को बनाने से पहले देखिए, खबर की आज अनुमंडल में पोस्टिंग होगा, उसमें ब्रेकिंग न्यूज ये है। अब उस दौर से हम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि ये फख्र मुझे है कि जब हम ब्रेकिंग न्यूज के ज़माने के जब हम रिपोर्टर थे, तो उस दौर में भी कभी पिछड़ते नहीं थे ब्रेकिंग न्यूज चलाने में। मेरी पहचान थी ब्रेकिंग न्यूज में, चाहे वो सरकार का निर्णय हो, चाहे पुलिस का निर्णय हो, किसी भी तरीके का निर्णय हो, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर ज़बरदस्त फाइट रहता था। 3-4 लोग, 2 लोग अखबार के थे, टीवी चैनल से मैं था, कुछ और लोग थे। और उस दौर में जब शुरू हुआ ब्रेकिंग न्यूज का वो ज़माना था, तो कशिश जैसा चैनल, जिस समय में उनको लोग कोई जानता नहीं था, उस समय हम ETV से कशिश गए थे। और ब्रेकिंग न्यूज का
जो मास्टर माने जाते थे आपको ईटीवी में, उन्हीं का शिष्य मैं भी था। और मैंने ये साबित किया कि शिष्य भी जो है सो कभी गुरु और चेला चिन्नी वाली बात करके मैंने साबित किया। और कशिश जैसे चैनल को लगातार कितने हफ्ता तक हम लोग नंबर 1 रहे, आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो विधा का एक दौर था। अब एक दूसरी विधा है कि खबर के पीछे की खबर को समझिए, खबर के महत्व को समझिए, खबर के महत्ता को समझिए, और खबर के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी समझदारी होनी चाहिए। तो उसके लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। तो अब उन्हीं अनुभवों के सहारे रोज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, और उसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आपने देखा कि हमने जो सवाल खड़े किए थे, उस सवाल को लेकर व्यास जी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा है कि जेल तो जाना पड़ेगा।